हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज ट्रीकेसर और आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01 चैनल। आप सभी को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हमारे खुशी के मुस्कान को देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज कोई नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो जी हाँ, आपने जो सोचा है, आपने जो समझा है अपने मन में, तो वह सही है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम टॉपिक लेकर के आए हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पूरा बेहतर तरीके से जानेंगे। कौन कौन से वैज्ञानिक जो हैं बेहतर तरीके से इस पर काम किए हैं, सर्च किए हैं। उसके बाद से किसका किसका रोल प्ले अच्छा से रहा है, क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण है, उन सारे चीज़ों को हम आपके सामने फोकस करेंगे। तो जी हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे पूरे वीडियो का जो शुरू से अंत तक देखें। तो आइए ज़्यादा विलंब न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे पहले हम देखेंगे महाविस्फोटक सिद्धांत। और महाविस्फोटक सिद्धांत को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी को हम महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। और इसको एक वैज्ञानिक थे, एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिनको नाम है जॉर्ज लेमेटेयर। और जॉर्ज लेमेटेयर ने ही बिग बैंग थ्योरी को दिया था, बिग बैंग थ्योरी को दिया था। और उसके बाद से हम जान लेंगे इसके बारे में कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक आग का गोला था। मेरे दोस्तों, 15 अरब वर्ष पहले की बात है कि ब्रह्मांड को देखा गया था। तो उस टाइम क्या प्रतीत हो रहा था कि आग का गोला था, आग का गोला था मेरे दोस्तों। और वही जो आग का गोला है, कुछ विस्फोट होने के कारण कुछ समय बाद जब विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारे चीज़ें का निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए कि आकाशगंगा है, तारे हैं, ग्रह हैं, इन सारे का निर्माण हुआ है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी का सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका प्रतिपादक सिद्धांत जो दिया था उसका नाम है जॉर्ज लेमेटेयर थे। और ये बात है 15 अरब वर्ष पहले की। ब्रह्मांड एक आग का उस टाइम समय क्या था, गोला था मेरे दोस्तों। ये जो आग का गोला है, इस आग को गोला को जब विस्फोट कराया गया, विस्फोट हुआ तो देखा गया कि उसी से आकाश गंगा का निर्माण हुआ, बहुत सारे तारे बन गए और बहुत सारे ग्रह का निर्माण हो गया मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम आकाशगंगा को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि आकाशगंगा है क्या मेरे दोस्तों। आकाशगंगा और आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं मेरे दोस्तों। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। और जो आकाशगंगा है ना, उसको अरबों तारों के समूह को ही गैलेक्सी कहते हैं। अरबों तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं मेरे दोस्तों। इसका मतलब कि यूनिवर्स में 100 अरब तारे हैं लगभग। यूनिवर्स में कितने तारे हैं मेरे दोस्तों? 100 अरब तारे हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो आकाशगंगा और आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है? तो अरबों तारों के समूह से ही गैलेक्सी का निर्माण हुआ है मेरे दोस्तों। ये हमारी गैलेक्सी का संरचना है, ये हमारी गैलेक्सी का संरचना है। अब जो गैलेक्सी है ना, तो इसी गैलेक्सी में हमारा यहाँ पर सूर्य है। और जो सूर्य को सन और जो सूर्य है ना, उस जिस गैलेक्सी में मैंने हमारी आकाशगंगा जो है उसको मंदाकिनी के अंतर्गत रखा गया है। हमारी जो आकाशगंगा है ना, उसका नाम है मंदाकिनी मेरे दोस्तों। तो अपनी जो आकाशगंगा है उसको क्या नाम है? मंदाकिनी है। जैसे ये अंदर तक देख रहे हैं ना, एक सर्पिलाकार की तरह है। तो ये ये हमारी जो आकाशगंगा यहाँ पे है, हमारी जो सूर्य यहाँ पे है, तो ये इस आकाशगंगा को ना, इस आकाशगंगा को क्या नाम दिया गया मेरे दोस्तों? मंदाकिनी नाम दिया गया है, मंदाकिनी। या दुग्ध मेखला कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे दोस्तों। दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। अपनी जो आकाशगंगा है उसको मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं, इस इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं मेरे दोस्तों। इसका जो आकार है ना, इसका जो आकार है मेरे दोस्तों, सर्पिलाकार है। स्पाइरल इंग्लिश में कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल। मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप बातों को समझ गए होंगे। इसके और अंदर तक थोड़ा सा जाएंगे तो जो देखेंगे, ये सर्पिलाकार जो हमारी जो आकाशगंगा है, इसका जो अंतिम भाग, जो अंदर वाला भाग है, केंद्रीय भाग में सर्वाधिक अधिक तारे होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी नहीं, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा तारा कहाँ पर स्थित होते हैं? तो अंदर की तरफ केंद्रीय भाग में सबसे ज़्यादा तारे स्थित होते हैं। और बाहर वाला भाग पे, जैसे यहाँ पर बाहरी छोर पर जो सूर्य है ना, तो वहाँ पर उस
जो आकाशगंगा है इस पे क्या है कि बहुत ही कम तारे स्थित होते हैं। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय भाग में सर्वाधिक तारे रहते हैं, केंद्रीय भाग में सर्वाधिक तारे रहते हैं। और आकार कैसा है मेरे दोस्तों, तो सर्पिलाकार है, स्पाइरल करते हैं। अब हम बात करेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम का खोज कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1543 में सोलर सिस्टम पर काम किया था, सर्च किया था, जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल क्या है तो देखेंगे सौरमंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर जो सूर्य है ना, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ही क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है मेरे दोस्तों, सन है, और इसके जो चारों ओर ना जो चक्कर लगाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, खगोलीय पिंड। और खगोलीय पिंड में कौन कौन से आते हैं, आइए हम विशेष तरह से बताते हैं कि खगोलीय पिंड में आते कौन कौन से हैं। तो खगोलीय पिंड में सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा सौरमंडल के अंदर जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ये होते हैं कि खगोलीय पिंड होते हैं। और ये जो सन है ना, सूर्य है, तो सूर्य 1 नंबर पे रखा गया है। सूर्य को हम स्टार, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है मेरे दोस्तों, सूर्य एक तारा है। और 2 नंबर पे ग्रह रखे गए हैं, ग्रह को प्लेनेट कहते हैं, इसकी संख्या 8 है। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं मेरे दोस्तों, 3 नंबर पे सैटेलाइट है। और इसके सैटेलाइट के उपग्रहों की संख्या निश्चित नहीं किया गया है। 4 नंबर पे देखेंगे क्षुद्र ग्रह है, जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड कहते हैं। 5 नंबर पे धूमकेतु है सॉरी, और 5 नंबर पे धूमकेतु है, जिसको हम कोमेट कहते हैं। और 6वें नंबर पे है उल्का पिंड, जिसको मेट्रोइड कहते हैं मेरे दोस्तों। ये सूर्य को केवल छोड़ करके जो आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, उपग्रह दिखाई दे रहे हैं, क्षुद्र ग्रह दिखाई दे रहे हैं, धूमकेतु दिखाई दे रहे हैं, उल्का पिंड दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों जो है ना, यह ऑलरेडी सूर्य की चक्कर लगाते हैं। तो ये जो जितने 6 नंबर तक जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के अध्ययन हम स्टडी करते हैं। तो उसी को हम एक टॉपिक दे दिया गया है, जिसको हम सौरमंडल नाम दे दिए गए मेरे दोस्तों। सोलर सिस्टम के अंतर्गत ही हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। हम एक प्रकार से एक जो 6 दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य क्या है, तो सूर्य को सबसे पहले देख लेते हैं कि सूर्य एक ऊर्जा का, जैसे सूर्य कह रहा है कि एक तारा है और ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। क्या है मेरे दोस्तों, ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। सूर्य को प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है मेरे दोस्तों, सूर्य को। इसकी जो उम्र है ना 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन इसकी उम्र को लगभग में बताया गया है। उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे पृथ्वी का निकटतम तारा है, जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के निकटतम तारा जो है ना, वह उसका नाम जो है सूर्य है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का नाम क्या है मेरे दोस्तों, सूर्य है, याद रखिएगा। उसके बाद से देखेंगे सौरमंडल का, और सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान सूर्य का। जो सौरमंडल है हमारा जो सौरमंडल है, और सौरमंडल में केवल 99.8% जो है ना, उसका द्रव्यमान केवल सूर्य का द्रव्यमान है मेरे दोस्तों। और जो 0.2% है वह अन्य में आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा रोल प्ले सूर्य का करता है मेरे दोस्तों, सूर्य का। उसके बाद से आएंगे नीचे तो देखेंगे ये जो सूर्य का अंदर का और बाहरी भाग के हिस्सा को देख लेते हैं। तो ये जो है, ये अंदर वाला पार्ट है, इसके बाद से एक ये इससे बाहर है, और इसके बाद से ये है सबसे बाहर। अंदर का है ना, जिसको हम कोर नाम दिया गया है। उसके बाद से 1 नंबर पे कोर है, दूसरे नंबर पे जो है प्रकाश मंडल है, और तीसरे नंबर पे है सूर्य क्रीज, जिसको करोना कहते हैं। तो कोर जो है मेरे दोस्तों, कोर जो है ना नाभिकीय संलयन पे काम करता है, जो सूर्य है। और सूर्य जो है ना, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। जैसे बम होता है, तो बम का फटना नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और सूर्य में जो होती है ना ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वह नाभिकीय संलयन पे काम करती है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन पे काम करती है। और बम का फटना मेरे दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर काम करती है। तो हम देख रहे हैं कि कोर क्या है, तो कोर है जो सूर्य के सबसे
अंदर का जो हिस्सा होता है उसको हम कोर कहते हैं, और यह नाभिकीय संलयन है, और इसका जो टेम्परेचर होता है ना 1.6 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। जो हमारा नाभिकीय संलयन और जो हमारे कोर का जो नाभिकीय संलयन पार्ट है उसका जो टेम्परेचर है 1.6 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस है, याद रखिए। जो 2 नंबर पर दिया प्रकाश मंडल, इंग्लिश में हम इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है ना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रकाश मंडल का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो ये हमारा नाभिकीय संलयन में जो टेम्परेचर होता है इसका टेम्परेचर है 1.6 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। 3 नंबर पे देखेंगे सूर्यकृत, और जो सूर्यकृत है ना इसको हम कोरोना नाम दिया गया है, और यह सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यह मेरे दोस्तों कब दिखाई देता है, जो हमारा सूर्यकृत कोरोना, और कोरोना हमें तब दिखाई देता है, यह सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है, जब बाहरी हिस्सा होता है जो कि यह सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। और जो प्रकाश मंडल है ना, जो प्रकाश मंडल है यह सूर्य सामान्य रूप से दिखाई देने वाली सूर्य के बाहरी परत होती है। जैसे हम लोग सामान्य रूप से जब देखते हैं तो सूर्य की बाहरी जो परत दिखाई देती है तो उसका नाम क्या है हमें, तो उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लग जाता है ना तो उस टाइम जो सूर्य का बाहरी भाग दिखाई देता है मेरे दोस्तों, तो उसको हम सूर्यकृत कहते हैं या कोरोना कहते हैं मेरे दोस्तों। और अंदर वाला जो भाग होता है कोर के नाम से जानते हैं, जिसमें नाभिकीय संलयन होती है, और इसका टेम्परेचर होता है 1.6 गुणे 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का संगठन, और सूर्य का संगठन देखेंगे कि सूर्य का संगठन कैसे है, कैसे सूर्य का निर्माण हुआ है। तो सूर्य में जो है ना, सूर्य में 71% हाइड्रोजन है मेरे दोस्तों। सूर्य में 71% जो है ना हाइड्रोजन है। सूर्य में 71% क्या है मेरे दोस्तों, तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन है। उसके बाद से 2 नंबर पे देखेंगे 26.5% जो है ना हीलियम है। तो 26.5 जो है हीलियम है, और 2.5% जो है अन्य गैस है मेरे दोस्तों, अन्य गैस है। तो सूर्य का जो संगठन हुआ है, सूर्य का जो निर्माण हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही हुआ है मेरे दोस्तों। जनरल चीजें में हम सामान्य बातों में जान सकते हैं कि जो सूर्य हमारा है, और सूर्य हमारा जो है उसमें सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा का परिभाषा हम बताएंगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा एक दूसरे में मेरे दोस्तों परिवर्तित होती है। उसी तरह से सूर्य के अंदर एक सिस्टम है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये दोनों मेरे दोस्तों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और हीलियम हाइड्रोजन में बदलता है। जैसे ये हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और हीलियम हाइड्रोजन में बदलता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है मेरे दोस्तों। इसके कारण से सूर्य के अंदर जो ना प्रकाश होता है, जो ऊर्जा होती है ना वह नष्ट नहीं होती है, ये एक दूसरे में क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि 71% जो होता है ना सूर्य के अंदर हाइड्रोजन पाया जाता है। पूछा गया बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है। हीलियम गैस कितनी होती है, तो 26.5 होती है, और अन्य गैस कितनी होती है, 2.5 होती है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद से थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं हाइड्रोजन क्या होते हैं। हाइड्रोजन को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में समझेंगे कि आवर्त सारणी क्या है। सबसे पहले हम आवर्त सारणी में टोटल तत्वों की संख्या 108 होती है और 118 होती है मेरे दोस्तों, 118 होती है, जिसको मोजले के द्वारा बनाया गया था 1913 में। 1913 में मोजले के द्वारा बनाया गया था आवर्त सारणी को मेरे दोस्तों, आवर्त सारणी को मोजले के द्वारा बनाया गया था। तो 118 तत्व में जो पहला तत्व है ना, प्रथम तत्व है, उसको हाइड्रोजन नाम दिया गया। पहला तत्व का हाइड्रोजन नाम दिया गया। और मेरे दोस्तों दूसरे नंबर पे जो तत्व है ना उसको हीलियम नाम दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद से हम देखेंगे हाइड्रोजन की बात कर लेंगे कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था मेरे दोस्तों, तो क्वेंडिस नामक वैज्ञानिक था, और क्वेंडिस नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज किया था। अभी तक आवर्त सारणी का हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, 118 तत्व में सबसे माने अस्थायी तत्व की बात कर दी जाए तो अभी तक हाइड्रोजन अस्थायी तत्व नहीं है, अस्थायी तत्व है। इसको अभी
सर्च किया जा रहा है मेरे दोस्तों, कोशिश किया जा रहा है कि हाइड्रोजन को अस्थायी बनाया जाए, काम चल रहा है। तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं मेरे दोस्तों, तीनों समस्थानिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके लिए प्रश्न थोड़ा सा नीचे आएंगे। हीलियम क्या है? तो हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, जो कि गताखोर होते हैं, जो कि समुद्र में जो घूमते हैं, पता लगाते हैं, सर्च करते हैं जिस किसी चीज़ का, तो उसमें वे लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि हीलियम का और कहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो हीलियम का हम वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे मेरे दोस्तों ये गुब्बारा होता है, और गुब्बारा में जो गैस भरी जाती है ना, गुब्बारा में जो गैस भरी जाती है वह हीलियम गैस भरी जाती है। याद रखिएगा, गुब्बारा में जो गैस भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से जो व्यक्ति होता है, जो ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, तो ऑक्सीजन को और हीलियम को दोनों को मिला करके उसको सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है हीलियम का। तो ये दोनों जो गैसें हैं बेहद ही जरूरी है या महत्वपूर्ण है, और इनकी बातें जो इनसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से हम चर्चा कर लेंगे कि जो सूर्य है और पृथ्वी है, तो सूर्य और पृथ्वी जो है ना, सूर्य और पृथ्वी है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी लगभग में बताया गया 14.98 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। इसी को लगभग में कहते हैं लोग 15 करोड़ किलोमीटर। तो 14.98 किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की क्या है मेरे दोस्तों, औसत दूरी है। और इसी औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई नाम दिए गए हैं। एक खगोलीय इकाई बताए गए नाम मेरे दोस्तों। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है? तो 14.98 होता है। 14.98 होता है मेरे दोस्तों, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है। आप सभी के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, सूर्य के किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि आप इस टॉपिक को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो और जहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।